स्वागत है आप सबका पुनः हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। और इस चैनल पर भी आपका स्वागत है विजय एजुकेशन एंड न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट एच पूनिया, आपकी फिर ज्योग्राफी की क्लास को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। और हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, और राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है, उसमें पहला जो टॉपिक है हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसकी बहुत सारी विशेषताओं का अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि यहाँ पर कौन सी फसलें होती है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये किसका अवशेष है, ये किसका हिस्सा है। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग इस बात को याद कर चुके हैं, आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की, और कुछ और पॉइंट्स है और उसके बाद में हमारा अध्ययन जारी रहेगा। अब हम बात करते हैं जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो हमारा टॉपिक है, इस प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। तो इसमें जो बहने वाली नदी है मेरे दोस्तों, वह है लूणी नदी। कौन सी नदी बहती है इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? यूं तो छोटी बहुत सारी नदियां हैं, हम यहाँ पर मुख्य नदी की बात कर रहे हैं। जो मुख्य नदी यहाँ पर बहती है और वो है लूणी नदी। लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूणी नदी निकलती है, और कहां जाकर गिरती है मेरे दोस्तों? ये कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। कच्छ के रण में जाकर समाती है। और कहां से निकलती है? ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है मेरे दोस्तों, और कच्छ के रण में समा जाती है। बालोतरा, बाड़मेर का एक शहर आता है बालोतरा। बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा होता है, और उसके बाद में बालोतरा के बाद में इस नदी का जल है जो खारा हो जाता है। इस नदी के जल में खारेपन का एहसास होता है, यानी पूरा जल है जो खारा हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बहने वाली मुख्य नदी है वो लूणी नदी है। और लूणी नदी कहां से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। बाड़मेर के बालोतरा शहर तक इसका जल मीठा हो जाता है, और उसके बाद में खारा, और ये अंत में कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर बहने वाली या यहाँ पर जो मुख्य नहर है वो कौन कौन सी नहर है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर दो नहर है। एक तो फेमस इंदिरा गांधी नहर, जिसने इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग को और हल्के से पश्चिमी भाग की बिल्कुल काया पलट कर दी है, इंदिरा गांधी नहर। और एक है आपकी गंग नहर, जिसे 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर को शुरू करवाया था, या इस नहर का जिन्होंने विधिवत उद्घाटन किया, और इन्हीं के प्रयासों से यह नहर है जो इस क्षेत्र का काया पलट कर रही है। महाराजा गंगा सिंह जो 1927 में इस गंग नहर के जिन्होंने इसकी शुरुआत करवाई, और इंदिरा गांधी नहर, ये दोनों नहर है, ये इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दोनों नहरें आज भी अपने विधिवत रूप से विद्यमान है। अब नदी की बात कर ली हम लोगों ने, नहर, और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति की। तो मेरे दोस्तों, आप एक बात तो जानते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो है जीरोफाइट, जिसे हम मरुदभिद वनस्पति कह सकते हैं। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, मरुदभिद, और जिसे इंग्लिश वोकेबलरी में जीरोफाइट कहा जाता है। ऐसी वनस्पति जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, कांटेदार वनस्पति होती है, और उसके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसी वनस्पति हमें हमारे इस मरुस्थलीय प्रदेश में मिलती है, बहुत याद रखिएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है।
प्रश्न कई बार एग्जाम्स में हमसे सीधा पूछा जाता है कि बताइएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है मेरे दोस्तों वह है 150 मीटर। 150 मीटर ये क्या है मेरे दोस्तों, इस समुद्र तल से इस प्रदेश की है जो औसत ऊंचाई है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको अगर नोट्स बना लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की भौतिक विशेषताएं। इसका जो बाहरी आवरण है मोटे तौर पर हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे पता है साइंस के विद्यार्थी अब जीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बहुत सारे छात्र बता भी रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर हमें जीके में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और हमें बिल्कुल याद हो रही है ये चीज़ें। अब हम आज करते हैं हमारा इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन करते हैं मेरे दोस्तों। ये जो लाइन आपको राजस्थान के मैप में दिखाई दे रही है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके बाद में यहाँ मध्यवर्ती अरावली प्रदेश आ जाएगा, फिर यहाँ पूर्वी मैदान आ जाएगा और दक्षिणी पूर्वी पठार आ जाएगा। हमारा जो टॉपिक उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसलिए हमने इसको इतना ही आउटलाइन किया है। अब इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हम विभाजन वापस उप विभाजन करते हैं। इसको हम वापस दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे। वी डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। अब इसके 2 भाग हम करेंगे। ये इस तरह इसके 2 भाग हुए हैं मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक भाग का नाम है महान मरुस्थल, बिल्कुल बड़े अक्षरों में आपके सामने दिखाई दे रहा है, महान मरुस्थल या रेतीला मरुस्थल। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन पूरा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब यहां पर 1 नंबर मैं लगाता हूं और यहां पर 2 नंबर। 1 नंबर महान मरुस्थल या रेतीला मरुस्थल आप दिखाई दे रहा है, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर 4 जिले इस महान मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको टोटल लिखवाया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 12 जिलों में इस पूरे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अब बात करें कि इस महान मरुस्थल में, अगर मैं आपके सामने महान मरुस्थल कहूं या रेतीला मरुस्थल कहूं तो एक ही बात है, आप इसको अलग मत समझिएगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो महान मरुस्थल है और जो दूसरा भाग है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। और इधर आपका वापस अरावली आ जाता है, इधर महान मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल, और ये जो बीच वाला पोर्शन है मेरे दोस्तों ये है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये हमने इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 डिवाइड किए हैं, इसको 2 भागों में बांटा है, ग्रेट डेजर्ट और यहाँ पर आपका है दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके 2 भाग हमने कर दिए। अब इसमें एक और समझने वाली बात कि एक नाम हम यहाँ पर मिटा रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस महान मरुस्थल के बारे में। इस महान मरुस्थल में, अब महान मरुस्थल की क्या विशेषता है, ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं आपके सामने यहां विस्तार लिख लेता हूं कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इन 4 जिलों के अंदर इस महान मरुस्थल का विस्तार है। कितने जिले आ गए? 4 जिले आपके सामने हैं मेरे दोस्तों। अब एक बात याद रखने वाली कि ये जो लाइन है इसके पूर्व में
अरावली प्रदेश है और यहाँ पर अर्ध शुष्क और ये है आपका महान या रेतीला मरुस्थल। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं नेक्स्ट कि महान मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में हो गया? 4 जिलों में हो गया। अब एक आता है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं 50 सेमी वर्षा रेखा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन करती है मेरे दोस्तों? 50 सेमी समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। कई एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है और इसका जो आपको ऐसा क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दूंगा जो हमारी लास्ट क्लास होगी। तो याद रखिएगा राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। यहां पर ये है जो रेखा है 50 सेमी, ये जो अरावली पर्वतमाला के साथ साथ आपको दिखाई दे रही है ये 50 सेमी समवर्षा रेखा है। इसके बाद में दूसरी बात बताऊं, अब राजस्थान को तो 2 भागों में डिवाइड 50 सेमी समवर्षा रेखा करती है। मरुस्थल को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए मेरे दोस्तों 25 सेंटीमीटर यहां से लेकर के ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये 25 सेंटीमीटर है। यानी यहां आप इसको 0 डिग्री मान लें, यानी 0 सेंटीमीटर, और ये हो गई आपकी 25 और ये हो गई 50। 25 सेंटीमीटर 50। राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करने वाली 50 सेमी समवर्षा रेखा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। और इस मरुस्थलीय प्रदेश को, इस रेखा के इधर 50 सेमी समवर्षा रेखा के जो पश्चिम का भाग है वो पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश के 2 पार्ट कर लिए हम लोगों ने। पहला पार्ट महान मरुस्थल, सेकंड पार्ट अर्धशुष्क मरुस्थल। इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। यहां पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लिख लेता हूं आपके लिए ताकि आप समझ लें पूरी तरह इसे। देखिएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित कौन करती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कई एग्जाम्स, राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपको हर एक एग्जाम में ये सवाल मिल जाएगा, या तो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है या इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को जो 2 भागों में विभाजित करती है वो है मेरे दोस्तों 25 सेमी समवर्षा रेखा। अब आपने इस चीज को याद कर लिया है। अब मैं बताता हूं विशेषता क्या है इस, हमने पढ़ा कि पहला चैप्टर महान मरुस्थल। अब इस महान मरुस्थल की क्या विशेषता है कि इस जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बालू का स्तूप युक्त रेतीला प्रदेश, पूर्णतः बालू का स्तूप। इस प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से प्रदेश में मिलते हैं, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप है जो 1 नंबर यानी महान मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल की प्रमुख विशेषता यही है कि भारत पाक की सीमा के सहारे पूर्णतः बालू का स्तूप युक्त रेतीला प्रदेश है। बिल्कुल, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का वह क्षेत्र जो पूर्णतः बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है तो वह कौन सा प्रदेश है मेरे दोस्तों? महान मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। बिल्कुल याद रखने वाली चीज आपके लिए मैंने यहां आपको समझा दिया है।
इस मैप से अब आप समझ गए होंगे। और यहां पर मैं इसका आगे आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूं कि क्या विशेषताएं हैं। हम लोगों ने अभी तुरंत ही पढ़ा था कि इस महान मरुस्थल की विशेषता है हमारे लिए कि यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं सर्वाधिक बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप कैसे होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि हवा के जैसे धरातल है और हवा के अपर्दन से जो रेत के टीले हैं उनकी जो मिट्टी है वो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जमा होती रहती है और इस तरह एक छोटे मोटे टीलों का निर्माण हो जाता है। इन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। यानी बालू का मतलब होता है मिट्टी और स्तूप यानी इसका बना हुआ एक प्रकार का स्तूप, यानी मिट्टी का बना स्तूप जिसे हम कहते हैं बालू का स्तूप। अब इस बात की हमने कि राजस्थान का जो नक्शा हम लोगों ने बनाया था कि यहाँ पर जो आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और ये आपका महान मरुस्थल हो गया। अब इसमें और इसकी क्या विशेषताएं हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पर एक हमने कल एक पढ़ा था राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ का राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वहां पर एक इसी के अंदर आकल वुड फॉसिल पार्क है। आकल वुड फॉसिल पार्क हम बात कर रहे हैं महान मरुस्थल की, रेतीले मरुस्थल की। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर जिले में है। इसी के अंदर एक पार्क है जिसे हम कहते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। यहाँ पर प्राचीन तम वनस्पति के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हमें प्राचीन वनस्पति के अवशेष मिले हैं और वो वनस्पति कौन से काल की है? वो वनस्पति जुरासिक काल की है। यहां पर हमें इस आकलवुड फॉसिल पार्क में एक एग्जाम में सवाल आया था कि वुड फॉसिल पार्क कौन से गांव में स्थित है? तो वुड फॉसिल पार्क है जो आकल, जो नाम आपको दिख रहा है ये जैसलमेर का गांव है। ये जैसलमेर का आकल गांव है। ऑप्शन में आकल गांव आपको मिल सकता है, आपको जैसलमेर नाम लिखा मिल सकता है। तो ये आकलवुड फॉसिल पार्क है जहां प्राचीनतम वनस्पति के अवशेष मिले हैं और वो वनस्पति जुरासिक काल की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये महान मरुस्थल में पाया जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अब नेक्स्ट बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इस महान मरुस्थल की। आप इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां का एक गांव है सम गांव, पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव। बिल्कुल भी वनस्पति नहीं, पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव, प्लांटलेस, कुछ भी नहीं है वहां पर। बिल्कुल सम गांव है जहां पर राजस्थान में बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। ये सम गांव भी कौन से जिले में है मेरे दोस्तों? जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले का सम गांव है, राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव है। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहां पर एक चीज और आती है, एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, मरुस्थल का प्रसार। देखिए इस नाम को आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मरुस्थल का प्रसार कैसे होता है। यानी राजस्थान में गर्मियों में तेज धूल भरी आंधियां चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। और लू क्या करती है कि वायु का अपर्दन करती है, यानी वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है। इसीलिए जब इस रेतीली मिट्टी का आगे से आगे विस्तार होगा तो जिसे हम मरुस्थल का प्रसार कहेंगे, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का प्रसार कहलाता है। इसे मरुस्थलीकरण भी कहते हैं, इसे
मरुस्थलीकरण भी कहते हैं, मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का प्रसार होना, और इसे एक अच्छी शब्दावली इसके लिए प्रयोग करते हैं, वो है रेगिस्तान का मार्च। प्रश्न आपको सीधा मिलेगा, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का आगे बढ़ना, और वो क्या कहलाता है, यानी ये, और ये किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है मेरे दोस्तों? मरुस्थल का पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ना। कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है? पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। इसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, द मार्च ऑफ डेजर्ट, यानी मार्च करना, आगे बढ़ना। तो जो मरुस्थल है हमारा, वो पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, जिसे मरुस्थल का प्रसार कहते हैं, जिसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। इसके लिए जैसलमेर का एक गांव प्रसिद्ध है, और उस गांव का नाम है नाचना गांव। नाचना गांव, इसे नाचना गांव ही कहते हैं, डांसिंग विलेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नाचना गांव है। और इस गांव का, ये किसके लिए फेमस है? ये मरुस्थल के प्रसार के लिए जो नाचना गांव है वो फेमस है। बिल्कुल। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे किसकी, यानी महान मरुस्थल की विशेषताएं। महान मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, एक ही बात है, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो, आपको ये चीज याद हो जाए कि महान मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल एक ही चीज है। अब इसकी एक और विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समगांव, मरुस्थल का प्रसार, इसके लिए कौन सा गांव फेमस है? अब यहीं पर जैसलमेर का एक और इंपॉर्टेंट नाम हमारे बीच में आता है मेरे दोस्तों, वो नाम आता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज क्या है, ये प्रश्न कई एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है। लाठी सीरीज, व्हाट इज द लाठी सीरीज? तो लाठी सीरीज क्या है? ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय, लिखना मत आप एक बार, भूगर्भीय जल पट्टी है। पोखरण और मोहनगढ़, ये दोनों स्थान कहां पर है मेरे दोस्तों? ये पोखरण एवं मोहनगढ़, ये दोनों गांव जैसलमेर जिले के अंदर ही स्थित है। और यहां पर क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी इस पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, या हम बात करें मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, एक बहुत ही जमीन के अंदर अथाह जल का भंडार है, एक ऐसी जल पट्टी है। वहां क्या है? जल पट्टी है। परीक्षा में सीधा एग्जाम्स में यह प्रश्न आ चुका है कि लाठी सीरीज क्या है। वो आपको ऑप्शन में भूगर्भीय जल पट्टी देगा, वो एक खनिज पट्टी का नाम देगा, पेट्रोलियम मिलने का स्थान देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लाठी सीरीज एक क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है। और ये किन किन जो स्थान है उनके बीच में, पोखरण जैसलमेर और मोहनगढ़ जैसलमेर, दोनों स्थानों के मध्य है। पोखरण नाम आपने पहले भी सुना होगा, यहां पर भारत का 2 बार परमाणु परीक्षण किया जा चुका है। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण एक तो 1974 में इंदिरा गांधी के काल में यहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और एक बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उस समय ये प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कहां पर? यह पोखरण नाम आपको अच्छी तरह याद हो जाए इसके लिए बता रहे हैं। परमाणु परीक्षण किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा 1974 में और 1998 में। तो 1974 में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 1998 में जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अब देखिएगा, लाठी सीरीज भूगर्भीय जल पट्टी है,
तो अब देखिए जल अगर ज्यादा है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रसिद्ध घासें उगती है। घास, ग्रास, फेमस ग्रास, यहाँ पर बहुत सारे आपको नाम मिलेगा। सेवण, लीलण, करड़, अंजन और मुराद। ये जो नाम मैंने यहाँ लिखे हैं मेरे दोस्तों, ये प्रसिद्ध घास के नाम हैं। और जो घास कहाँ उगती है, ये लाठी सीरीज के क्षेत्र में जैसलमेर जिले में है उगती है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में, लाठी सीरीज के इस क्षेत्र में। और ये घास, इनके नाम मैंने यहाँ आपके लिखे हैं। सेवण घास, लीलन घास, करड़, अंजन, मुराद। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कि सेवण है एक घास और एक शहर, या कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको इन पांचों के नाम याद होने चाहिए। ये जो इस भूगर्भीय जल पट्टी में मिलने वाले प्रमुख घास है। अब जो सेवण घास है और ये जितनी भी घास के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये बहुत ही क्या कहते हैं, पौष्टिक घास है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है मेरे दोस्तों। तो इसका नाम है सेवण घास और सारे। अब यहां पर मैं एक आपको नाम बताना चाहता हूं। सेवण घास का वानस्पतिक नाम ल्यूसीथूरस सिडिकुस। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है। इस सेवण घास का साइंटिफिक नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेवण घास? तो इसका नाम जो है वो ल्यूसीथूरस सिडिकुस है। ये किसका वानस्पतिक नाम है मेरे दोस्तों? ये इसका वानस्पतिक नाम है सेवण घास का, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यहां पर एक गांव है इस जल पट्टी में, चांदन गांव। चांदन गांव कौन से जिले का? जैसलमेर जिले का। कौन से जिले का गांव है मेरे दोस्तों? जैसलमेर जिले का चांदन गांव है। इसे यहाँ पर एक कुआं है जिसमें से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, यानी कई लाख लीटर निकाला जा सकता है एक दो दिन के अंदर। तो ये चांदन गांव जैसलमेर का फेमस गांव है, भूगर्भीय जल पट्टी में स्थित है। इसे थार का घड़ा कहा जाता है। इसे थार का घड़ा कहा जाता है। किसे? जो चांदन गांव है जैसलमेर का, उसे थार का घड़ा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए याद रखने वाली देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट गांव के नाम बताए थे। एक तो सम गांव जो वनस्पति विहीन गांव था, इसके अलावा चांदन गांव जो थार का घड़ा है, और इसके अलावा एक नाम हमने और पढ़ा था, यानी सम गांव, चांदन गांव, एक नाचना गांव जो कि मरुस्थल के प्रसार के लिए फेमस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब एक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसमें हम लोगों ने बात की कि राजस्थान का सर्वाधिक बालू का स्तूपों वाला प्रदेश है। यहां पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप में जो आपका एक पहला बालू का स्तूप है, उसका नाम है बरखान। या हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है। इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चंस आने के चांस है। तो देखिए जो बरखान है, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति मेरे दोस्तों अर्धचंद्राकार। यह बालू का स्तूप का एक टाइप है। बालू का स्तूप क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी जो आकृति होती है वो अर्धचंद्राकार, यानी अर्धचंद्राकार, बिल्कुल। और यह सर्वाधिक गतिशील और नुकसानदायक होता है। सर्वाधिक गतिशील एवं नुकसानदायक होता है।
बिल्कुल याद रखने वाली चीज कि बरखान कौन से बालू का स्तूप की आकृति अर्धचंद्राकार होती है, तो याद रखना है बरखान बालू का स्तूप की आकृति अर्धचंद्राकार, यानी मिट्टी का जमाव इस अर्धचंद्राकार की तरह हो जाता है। यानी यहां से माना कि मिट्टी उड़ करके आई और उसका जमाव कैसे हो गया मेरे दोस्तों, उसका जमाव ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में हो गया, तो इसे हम कहते हैं बरखान बालू का स्तूप। अब ये कहां कहां मिलते हैं हमें, कौन कौन से जिलों में, बाड़मेर और ओसियां, जोधपुर में मिलते हैं। इसके अलावा करणी माता, बीकानेर, लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर में है। इसके अलावा सूरतगढ़ में भी मिलते हैं और पालेरी एक स्थान आता है चुरू। तो यहां पर बरखान बालू का स्तूप आकृति अर्धचंद्राकार, सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक नुकसानदायक होता है। और ये कहां कहां मिलता है, बाड़मेर, ओसियां जोधपुर के अंदर स्थित है, करणी माता मंदिर बीकानेर में, लूणकरणसर बीकानेर में, सूरतगढ़ और पालेरी चुरू के अंदर। तो ये हमारा पहला टाइप था बालू का स्तूप का। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अलावा बहुत सारे बालू का स्तूप है, काफी इंपॉर्टेंट आपका वीडियो रहेगा ये वाला, जिसमें से एग्जाम में आने के 100% आने के चांस है, बिल्कुल क्वेश्चंस आ सकता है। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।